अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉर्ट क्या होता है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी हमें यूजुअली कंपनसेशन यानी कि मुआवजे की सूरत में मिलती है, सिविल कोर्ट्स के थ्रू मिलती है और उस इंसान को मिलती है जिस पे टॉर्ट कमिट किया गया होता है, ठीक है, यानी कि रॉन्ग्ड पर्सन। अगर हम बात करें कि सिविल रॉन्ग क्या है, तो सिविल रॉन्ग बेसिकली इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पर्सनस राइट। जब किसी इंसान का राइट इन्फ्रिंज किया जाता है, लीगल राइट इन्फ्रिंज किया जाता है, यानी कि व्हेन अ पर्सन रॉन्गफुली सफर्स लॉस ड्यू टू एन अदर पर्सन, तो वो टॉर्ट की कैटेगरी में आता है। अब टॉर्ट भी एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिविल रॉन्ग। जैसे अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता। इसी तरह एक जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी वाला ट्रस्ट होता है, वो भी एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो भी टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो टॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं और क्यों आते हैं, टॉर्ट के एसेंशियल्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। उसके अलावा हम वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उसके अलावा हम डेरिवेशन ऑफ टॉर्ट पढ़ेंगे, क्रॉस रेफरेंसेस पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम टॉर्ट और क्राइम में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये आगे डिटेल में लेकर जाएंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या कहता है। लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है कि हर इंसान पे कोई ना कोई ड्यूटी है, ड्यूटीज और टू द पर्सन्स, जो कि उन्हें फुलफिल करनी है। अगर वो उसे फुलफिल करेंगे तो अगले का राइट मेंटेन रहेगा। अगर वो उसको इन्फ्रिंज कर देंगे या वायलेट कर देंगे तो अगले का जो राइट है वो भी वायलेट हो जाएगा, इन्फ्रिंज हो जाएगा। इस तरह क्या होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहता है कि इस तरह के नेग्लिजेंट और रॉन्गफुल एक्शंस या बिहेवियर्स जो कि दूसरे का राइट इन्फ्रिंज करें, तो लॉ ऑफ टॉर्ट उनके ऊपर एक लाइबिलिटी इम्पोज कर देता है। लाइबिलिटी हम कहेंगे कि वो उनको जिम्मेदार ठहराता है इस बात का कि उन्होंने ये रॉन्गफुल एक्ट किया जिसकी वजह से अगले को लॉस या हार्म सफ़र करना पड़ा, और उसके नतीजे में वो दूसरे इंसान को जिसके साथ रॉन्ग किया गया है, कमिट किया गया है, उसको रेमेडी देगा और दूसरे के ऊपर जो है वो लाइबिलिटी इम्पोज करेगा कि उसने उसको वो रेमेडी देनी ही होगी, या फिर उसको कंपनसेशन या डैमेजेस या जो भी कोर्ट ऑर्डर करेगी उसको फुलफिल करते हुए दूसरे को कंपनसेट करना होगा। अब हम देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ वर्ड टॉर्ट। वर्ड टॉर्ट डिराइव कहाँ से किया गया। जो टॉर्ट है वो एक फ्रेंच वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड टॉटम से निकला है। टॉटम का मतलब होता है टू ट्विस्ट, यानी कि मोड़ देना, शक्ल बदल देना, खराब कर देना, गलत कर देना, ठीक है। तो इस तरह रोमन डेलिक्ट में अगर हम देखें तो उसको रॉन्ग कहेंगे। अब एक इंसान जब दूसरे का राइट मेंटेन करता है और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है तो वो ड्यूटी में आ जाती है कि हाँ ये उसकी ड्यूटी थी, उसने परफॉर्म कर दी। लेकिन अगर वो ड्यूटी के अगेंस्ट जाता है, उसको परफॉर्म नहीं करता, अगले को हार्म सफ़र करना पड़ता है उसकी वजह से, तो वो रॉन्ग परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर हम आगे चलें और क्रॉस रेफरेंसेस को देखें तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है उसका सेक्शन 9 हमें प्रोसीजर प्रोवाइड करता है ऑफ फाइलिंग अ सूट, कि कैसे हम एक सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट अनदर पर्सन। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो टॉर्ट जो है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है अदर देन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी हमें कंपनसेशन या डैमेजेस की फॉर्म में मिलती है, कंपनसेशन या डैमेजेस की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम सेलमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। सेलमेंट कहता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर द डैमेजेस। क्या कहता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से उसका लेना देना नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनदर काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग, वो इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। तो एक सिविल रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसके लिए रेमेडी क्या है कि हम सिविल कोर्ट्स में जाके सूट फाइल करेंगे डैमेजेस के लिए, ठीक है, और हमें रेमेडी के तौर पर डैमेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद अगर हम टॉर्ट फीजर की बात करें तो टॉर्ट फीजर एक ऐसा इंसान है जो टॉर्ट कमिट करता है, द कमिटिंग पर्सन ऑफ टॉर्ट, उसको हम टॉर्ट फीजर कहेंगे। टॉर्शियस एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रॉन्ग डूइंग, जो वो गलत काम कर रहा है, द रॉन्ग डूइंग ऑफ द वन कमिटिंग पर्सन, उसको हम कहेंगे टॉर्शियस एक्ट। नॉट ओनली द वन, इट मीन्स कि जो इंसान रॉन्ग डूइंग परफॉर्म करे ना, उस रॉन्ग डूइंग को हम टॉर्शियस एक्ट कहेंगे, और जो इंसान परफॉर्म कर रहा है उसको हम टॉर्ट फीजर कहेंगे, सिंपल। अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल्स में हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, इन सब की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। अगर हम ट्रेसपास को देखें तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी, हिज बॉडी, द अदर पर्सनस बॉडी, या फिर उसकी कोई भी राइट के साथ जो इंटरफेरेंस है वो हमारे ट्रेसपास की कैटेगरी में आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास एजॉल्ट आ जाता है, बेट्रे आ जाता है, या फिर अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट आ जाता है, यानी कि हम अगले की परमिशन के बगैर उसको कैद करके रखा हुआ है, ये भी हमारे पास टॉर्ट के अंडर आ जाएगा। अगर हमने किसी के अंदर खतरा पैदा कर दिया कि हम उसको मारने वाले हैं, एजॉल्ट कर रहे हैं हम किसी के ऊपर ना, तो ये भी टॉर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम किसी को अनलॉफुली टच करते हैं, बेट्रे करते हैं, तो फिर भी ये टॉर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा।
अब हम देखें नेग्लिजेंस को, तो नेग्लिजेंस बेसिकली क्या होता है कि हमारी एक ड्यूटी है, ड्यूटी टू केयर, कि हमें इतना केयरफुल रहना है कि हमारी वजह से किसी और का कोई राइट इन्फ्रिंज ना हो, किसी और को लॉस या हार्म सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर हमारी वजह से किसी को लॉस या हार्म सफ़र करना पड़ता है, वी शो सम नेग्लिजेंट बिहेवियर, हम कोई नेग्लिजेंट बिहेवियर शो करते हैं, नेग्लिजेंस शो करते हैं, या फिर हम ड्यूटी ऑफ केयर की ब्रीच करते हैं, तो ये नेग्लिजेंस के अंडर आएगा, जो कि काइंड ऑफ टॉर्ट है। अगर हम डेफेमेशन की बात कर लें तो डेफेमेशन भी काइंड ऑफ टॉर्ट इन अ सेंस कि ये भी एक टॉर्ट है। अगर हम डेफेमेशन की बात कर लें तो डेफेमेशन यानी कि अगर कोई इंसान है और हम उसकी रेपुटेशन को डाउन कर रहे हैं, सोसाइटी की नज़रों में उसको गिरा रहे हैं, उसको डिफेम कर रहे हैं, उसके बारे में गलत मलत बातें फैला रहे हैं, तो ये भी एक टॉर्ट है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं टॉर्ट की, उसको हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग मतलब एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पर्सन्स राइट है, लेकिन ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, ये दोनों जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ टॉर्ट्स हैं, ठीक है। ये जो टॉर्ट की कैटेगरी से इंडिपेंडेंट, मतलब टॉर्ट की कैटेगरी इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज ब्रीचेस है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दोनों ही इसके अंडर फॉल नहीं करती, और ना ही ये क्राइम है, ये एक सिविल रॉन्ग है जिसके बारे में हमने जैसे कि ट्रेसपास, असॉल्ट, बैटरी, या फिर उसके अलावा हमने पढ़ा डिफेमेशन, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ये सब जो है ये हमारे पास टॉर्ट की कैटेगरी में आता है। बात करते हैं सेकेंड एसेंशियल की, जो कि ये कहता है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट के बारे में बात करता है। अब ये एक टॉर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल या कह लो कॉन्स्टिट्यूएंट है कि जिसके बगैर टॉर्ट कमिट नहीं हो सकता। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होना लाजमी है। अब विच काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, क्वेश्चन ये आता है। तो राइट इन रेम की जो इन्फ्रिंजमेंट होते हैं, यानी कि राइट इन रेम, अब आपको पता है कि दो तरह के राइट्स होते हैं, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम इज अ राइट विच इज अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज और द होल वर्ल्ड, while the right in personam is a right which is vested in a determinate person and is available against one or few determinate persons, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायलेशन है वो वायलेशन ऑफ राइट इन रेम होती है टॉर्ट में, यानी कि मैं एक डिटर्मिनेट पर्सन हूँ, मेरा राइट है, उसके जैसे कि मेरा राइट है कि मुझे कोई डिफेम नहीं कर सकता, और इसके अगेंस्ट ड्यूटी इम्पोज होती है सारी दुनिया के लोगों पर कि कोई भी मुझे डिफेम नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि दिस इज माई राइट विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज और द होल वर्ल्ड, कि कोई भी मुझे डिफेम नहीं कर सकता। अगर इसकी इन्फ्रिंजमेंट होगी तो ये टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड एसेंशियल को देखें तो वो हमें कहता है कि द राइट फिक्स्ड बाय लॉ, यानी कि ऐसा राइट जो लॉ ने फिक्स कर दिया कि हाँ ये तुम्हारा राइट है, इसकी वायलेशन होगी तो इसके बदले में तुम्हें ये रेमेडी मिलेगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि दो पार्टीज डिसाइड करती हैं अच्छा ये तुम्हारा राइट है, ये मेरा राइट है, उससे इंडिपेंडेंट होके, मतलब ये पार्टीज का डिसीजन नहीं होता, ये लॉ फिक्स करता है। द राइट विच इज फिक्स्ड बाय लॉ, ऐसे राइट की वायलेशन होगी तो हमारे पास टॉर्ट कमिट होगा। उसके बाद अगर हम फोर्थ एसेंशियल की बात करें, जो कि कहता है कि कॉमन लॉ एक्शन, इसका मतलब ये है कि जो पार्टी जो इंसान जिसके साथ गलत हुआ है, द रॉन्ग पर्सन, द रॉन्ग्ड पर्सन, उसके पास ये राइट है कि वो सिविल कोर्ट में जिसने टॉर्ट कमिट किया है, यानी कि टॉर्ट फीजर, उसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। कॉमन लॉ एक्शन ब्रिंग कर सकता है अगेंस्ट अ पर्सन हु कमिटेड अ टॉर्ट अगेंस्ट दैट पर्सन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी में हमारे पास अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स दोज डैमेजेस विच आर नॉट कैलकुलेटेड विच आर अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, ठीक है। अब इन डैमेजेस में क्या होता है कि इन डैमेजेस में कोई भी डैमेजेस आ सकते हैं, जैसे अब हम देखेंगे कि डैमेज होना ज़रूरी है, ठीक है, रेमेडी होना ज़रूरी है, सॉरी टू से, फॉर अ डैमेज देयर मस्ट बी अ रेमेडी। अब जैसे हमारे पास एक जो है लैटिन मैक्सिम है जो कि कहता है कि उबी जस्ट ईबी रेमेडियम, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, इफ देयर इज रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, कि अगर रॉन्ग हुआ है तो रेमेडी भी होनी चाहिए, विदाउट रेमेडी देयर इज नो रॉन्ग, ठीक है। इसके अंदर अगर हम रेमेडीज की बात करें तो हमारे पास डैमेजेस, इंजंक्शंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इनको हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। जैसे डैमेजेस में हमारे पास नॉमिनल, कॉन्टेम्पचुअस या फिर सब्सटेंशियल, जनरल, स्पेशल, इस तरह के डैमेजेस आ जाते हैं। और इंजंक्शंस में हमें कोर्ट कोई ऑर्डर करती है, प्रोहिबिट करती है कोई काम करने से, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में वो हमें स्पेसिफाइड कर देती है कि अच्छा ये काम जो हुआ था, मतलब जो पहले फिक्स था वो काम करना है, या कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकती है कि ये काम करना है, ठीक है, कि मतलब ये काम करना ही करना है, कि जैसे जो काम जिससे उसके राइट को मेंटेन किया जा सके, सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें केस लॉ की, तो इसके अंदर हमारे पास लिटिंग वर्सेस कूपर का केस लॉ आता है, जिसके अंदर हेल्ड किया गया था द करेक्ट प्रिंसिपल इज दैट
Wherever a man has a right, the law should provide a remedy. कि जहाँ पर भी कोई किसी इंसान का राइट लॉ ने फिक्स किया है वहाँ पर रेमेडी भी होनी चाहिए, ताकि जो इंसान रॉन्ग कमिट कर रहा है वो बिला वजह किसी का जो है वो ड्यूटी ना परफॉर्म करके किसी का राइट इन्फ्रिंज ना करे, उसको पता हो कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको कोई ना कोई कंपनसेशन डैमेजेस देने पड़ेंगे, और जो जिस इंसान से गलत हुआ है, द रॉन्ग्ड पर्सन जिसके साथ गलत हुआ है, उसको हौसला हो कि हाँ भाई मुझे कोई ना कोई कंपनसेशन डैमेजेस मिलेंगे। और सिक्स एसेंशियल की बात करते हैं तो वो कहता है कि लीगल डैमेज द प्लेंटिफ होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए। अब डैमेज के अंदर देयर आर टू टर्म्स जिनको लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जो कि डैमेज और डैमेजेस की हैं। डैमेज क्या होता है कि हार्म और लॉस सफर्ड बाय अ पर्सन, किसी को किसी दूसरे की वजह से नुकसान पहुंचता है तो उसको हम डैमेज के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर डैमेजेस की बात की जाए तो इट डिफाइंड एज द सम ऑफ मनी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट टू कंपनसेट डैमेज, यानी कि ये जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए जो कोर्ट मॉनेटरी कंपनसेशन या मॉनेटरी पेमेंट का कहती है उसको हम डैमेजेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लीगल डैमेज क्या होता है। लीगल डैमेज में हमारे पास देयर आर टू कैटेगरीज के अगर कोई भी देयर इज एवरी इन्वेजन ऑफ अ पर्सनस लीगल राइट, अगर उसके लीगल राइट की कोई भी इन्वेजन होती है, इंटरफेरेंस होती है उसमें, या अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस टू हिज प्रॉपर्टी, यानी कि अगर उसकी परमिशन के बगैर कोई उसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस करता है या उसके लीगल राइट को वायलेट करता है, एवरी इन्वेजन, एवरी काइंड ऑफ दैट इन्वेजन, ये हमारे पास लीगल डैमेज में फॉल करेगी। अब क्या होता है कि अगर कोई इंसान, किसी इंसान का लीगल राइट वायलेट हुआ है तो द लॉ विल प्रिज्यूम कर लेगा कि देयर इज़ अ डैमेज, और उस डैमेज को हम कहेंगे कि वो लीगल डैमेज है। इसके अंदर अगर हम एक केस लॉ की बात करते हैं जिसके अंदर डैमेजेस प्रोवाइड किए गए थे। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं डेमनम साइन इंजुरिया की, जो कि होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, और दूसरी बात होती है हमारे पास इंजुरिया साइन डेमनम की, यानी कि विच मीन्स दैट इंजुरी विदाउट डैमेज। अब क्या होता है कि अगर हमें इंजुरी हुई है लेकिन डैमेज सच प्रॉपरली नहीं है तो फिर भी हमें कंपनसेशन मिलेगी, ये एक्शनेबल है। अब ये जो केस है एशबाय वर्सेस वाइट का, वो इंजुरिया साइन डेमनम का है, यानी कि इंजुरी विदाउट डैमेज का। अब क्या होता है कि एशबाय एक रजिस्टर्ड वोटर है, वो अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान अपना वोट कास्ट करता है अपने एक्स कैंडिडेट के हक में। ठीक है, वाइट एक रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर आया है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर है। ठीक है, जिसने इलेक्शंस के वोट काउंटिंग के दौरान एशबाय का वोट काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अंडर द मिस्टेक था कि इसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है वोट कास्ट करने की। अब क्या हुआ कि इलेक्शंस खत्म हुए, एशबाय ने जिसके हक में वोट किया था वो इलेक्ट हो गया, तो उसने क्या किया कि वाइट के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर दिया, और उसके अंदर उसने कहा कि इसने इसका राइट वायलेट किया और इसके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया है कि इसका वोट काउंट नहीं किया। वाइट ने प्ली ली कि इसकी वजह से इसको कोई डैमेज का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा डैमेज का सामना करना पड़ा हो ना हो, इंजरी हुई है, इंजरिया साइन डेमनम को अप्लाई करते हुए उन्होंने एशबाय को रेमेडी दी, यानी कि वाइट को कहा कि उसको वो डैमेजेस प्रोवाइड करे। ठीक है, इस तरह हम मतलब ये कि जो उसने गलत किया है उसके बदले में उसको डैमेजेस प्रोवाइड करने पड़े। इसके बाद अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टॉर्ट एंड क्राइम की, क्योंकि टॉर्ट और क्राइम दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लें, सिमिलैरिटीज़ इसके अंदर बहुत कम है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी लेवल पे सेम होते हैं, जैसे कि दोनों ही कहते हैं नॉट टू कमिट एन ऑफेंस। दोनों का प्राइमरी लेवल पे एक ही स्टेटमेंट है कि ऑफेंस कमिट नहीं करो। ठीक है, यानी कि ये प्राइमरी लेवल पे सेम है। सेम सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस विल इन फैक्ट, अब क्या होता है कि सेम सर्कमस्टेंसेस हैं, सेम ऑफेंस हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं एजॉल्ट की। एजॉल्ट को अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसके अंदर यह है कि हर इंसान का राइट है कि उसकी बॉडीली सेफ्टी को मेंटेन किया जाए, अगर इसकी वायलेशन होती है तो ये टॉर्ट की कमीशन होगी। ठीक है, और फॉल अंडर द टॉर्ट होगा। लेकिन अगर हम इसको एजॉल्ट को देखें एज अ मीनेस टू द सोसाइटी, कि ये सोसाइटी के लिए खतरा है और स्टेट इसकी पनिशमेंट देगी, है ना, तो इस तरह ये फॉल करेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइम में। ठीक है, अगर सेम रॉन्ग हो तो इसके फिर भी दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिकल कभी भी नहीं होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं कि अगर हम डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो एजॉल्ट डिफरेंटली डिफाइन है एज अ क्राइम और डिफरेंटली डिफाइन एज अ टॉर्ट, सेम डेफिनेशन नहीं है। और अगर हम इसको डिफेंसेस के लिहाज से देखें तो एज अ टॉर्ट में डिफेंसेस और हैं और एज अ क्राइम में डिफेंसेस और हैं।
तो इसी तरह अगर कोई सेम रॉन्ग है, वो क्राइम भी है और वो टोर्ट भी है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, तो उसके दो एस्पेक्ट्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे, जो कि डेफिनेशंस और डिफेंसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिसिमिलैरिटीज बिटवीन टोर्ट एंड क्राइम की, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑफेंस की हम बात करेंगे। ऑफेंस, टोर्ट जो है वो एक प्राइवेट रॉन्ग है, यानी कि ये वायलेशन ऑफ राइट इन रेम है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का, डिटर्मिनेट पर्सन का राइट इन्फ्रिंज होता है। जबकि अगर हम क्राइम को देखें तो ये ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी है, यानी कि ये ओवरऑल सोसाइटी को का राइट को इन्फ्रिंज करता है, ओवरऑल सोसाइटी को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, ओवरऑल सोसाइटी के अगेंस्ट है। ठीक है, अगर उसके बाद हम राइट्स की बात करें, इसके टोर्ट के अंदर राइट बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल की वायलेशन होती है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट की वायलेशन हो रही है। लेकिन अगर हम देखें क्राइम को देखें तो राइट्स एंड ड्यूटीज अफेक्टिंग द होल सोसाइटी, ऐसे राइट्स और ड्यूटीज की वायलेशन हो रही है जो पूरी की पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं, पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखें जो कि डिफरेंस का है, प्लीडिंग ऑफ केस। टोर्ट में क्या होता है कि जिसके खिलाफ गलत किया गया है, जिसके खिलाफ टोर्ट कमिट किया गया है, ठीक है, द रॉन्ग्ड पर्सन, द प्राइवेट पर्सन, वो प्रोसीडिंग्स को ला सकता है, मतलब वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है, कैन ब्रिंग द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, सिविल कोर्ट्स में। जबकि क्या होता है कि क्राइम में क्या होता है कि गवर्नमेंट फॉलोज द केस ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी, कि गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करती है, द स्टेट प्रोसिक्यूट्स द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी के बिहाफ पे केस लड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनका चौथा पॉइंट देखें डिफरेंस का, तो वो आ जाता है कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट्स में हमारे पास आता है कि प्रोसीडिंग्स कैन बी ब्रॉट इन द सिविल कोर्ट्स। टोर्ट में सिविल कोर्ट्स में केस लड़ा जाएगा और क्राइम में क्रिमिनल कोर्ट्स में लेकर जाया जाएगा केस। लॉ की बात करें तो टोर्ट्स में सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल होगा और क्राइम में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल होगा। स्टेट की अगर बात करें कि स्टेट का इन दोनों में क्या काम है, तो अगर हम टोर्ट की बात करें तो वहां पे सिर्फ वो जस्टिस प्रोवाइड करेगी, ओनली प्रोवाइड्स मशीनरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, मशीनरी ऑफ जस्टिस से प्रोवाइड करेगी, कैसे कैसे जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जबकि अगर हम देखें उसके अंदर क्राइम के अंदर देखें तो स्टेट प्रोसिक्यूट्स, स्टेट केस लड़ेगी ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी, ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम, और प्ले सिग्निफिकेंट रोल, और एक अच्छा सॉलिड रोल प्ले करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें एविडेंस की, तो एविडेंस में टोर्ट में क्या होता है कि अगर कोई अमकान शक व शुबहात हैं तो मतलब इनको आनी जानी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि अगले बंदे के खिलाफ काम तो हुआ है, इंजरी तो उसको दी गई है, लेकिन आज सच प्रॉपर डैमेज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वहां पे हो कि हाँ टोर्ट कमिट किया गया है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप जो है ना उसको कंपनसेशन दोगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके क्राइम के अंदर क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट विदाउट द रीजनेबल डाउट, कि रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड जाके कि जरा भी शक व शुबहात ना हो, जरा भी किसी और चीज़ का अमकान ना हो, इस तरह प्रूव करना है कि अगले ने हाँ गुनाह किया है, और प्रॉपर सॉलिड प्रूफ्स के साथ प्रूव करना है कि हाँ उसने ये गुनाह किया है। ठीक है, जबकि इसके अंदर हम थोड़ा बहुत अमकान और शक व शुबहात की जगह होती है, इसके अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है, पर इसके अंदर बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं है, कि मतलब आपको हर हद तक प्रूव करना है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना है कि अगले ने कब क्राइम कमिट किया है। पनिशमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोर्ट के अंदर हमारे पास कंपनसेटरी रेमेडीज होती हैं, यानी कि जैसे हमें मॉनेटरी कंपनसेशन दी जा सकती है, या फिर डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, नॉमिनल डैमेजेस, कॉन्टेम्पचुअस, ये सारी आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें क्राइम की, तो क्राइम में इम्प्रिजनमेंट होती है, कोर्ट अवॉर्ड करेगी, या तो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड करेगी या तो फाइन जो है वो अवॉर्ड करेगी, फाइन देना होगा या इम्प्रिजनमेंट होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्रोमाइज की, तो टोर्ट में क्या होता है कि एन इंडिविजुअल कैन कॉम्प्रोमाइज इन लिटिगेशन विद हिज ओपोनेंट, जो कार्रवाई हो रही होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, उसके दौरान जो है जिसके खिलाफ गलत किया गया है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है अपने ओपोनेंट के साथ। लेकिन क्राइम में सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप बदले सुलह लेकर माफ़ कर दो अगले को। ठीक है, सिर्फ ऐसे ऑफेंसेस में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें माइनर की, तो माइनर टोर्ट में वो सू कर भी सकता है और उसको भी सू किया जा सकता है, यानी कि उसके खिलाफ भी एक्शन ब्रिंग किया जा सकता है और वो भी कर सकता है, मतलब उसको भी कोर्ट में ले जाया जा सकता है और वो भी लेके जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्राइम की, तो क्राइम में ना तो वो सू कर सकता है और ना ही उसको सू किया जा सकता है, क्योंकि उसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी नहीं समझी जाती, वो माइनर उसको समझा ही नहीं जाता कि उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो सोसाइटी के लिए खतरा बन सके या सोसाइटी के अगेंस्ट एज सच कोई प्रोपेगेंडा कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो निसेसिटी, यानी कि जो टोर्ट है उसके अंदर
नेसेसिटी को हम डिफेंस के तौर पे ले सकते हैं, यानी कि इसकी ज़रूरत थी। जैसे कि अगर कोई इंसान आपको जो है वो डरा धमका रहा है, तो उसको उससे बचने के लिए, या आप पे हमला कर रहा है तो उससे बचने के लिए आप उसको असॉल्ट करते हो, तो ये एक डिफेंस है। डिफेंस ऑफ के मतलब आप कह सकते हो कि नेसेसिटी इज अवेलेबल एज अ डिफेंस इन टॉर्ट, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम क्राइम में देखें तो ये जनरली नॉट अवेलेबल है, कि मतलब नॉर्मली तौर पर ये अवेलेबल नहीं होती। लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 अप्लाइज टू टॉर्ट, यानी कि वो बता रहा है कि ये एक लिमिट है, इतना लिमिटेड पीरियड है इसके अंदर सूट फाइल किया जाए और ये वो इसके अंदर क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा जो क्राइम पे ये इनएप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं होता। पार्टीज की अगर हम बात करें तो टॉर्ट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। प्लेंटिफ द रॉन्ग्ड पर्सन, जिसके साथ रॉन्ग हुआ है, और वर्सेस डिफेंडेंट, जिसने रॉन्ग किया है, ठीक है, जो अपने आप को डिफेंड करेगा। इसके अलावा अगर हम क्राइम में देखें तो स्टेट वर्सेस एक्यूज होता है। एक्यूज जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, और स्टेट जो विक्टिम की तरफ से जो है वो उसके बिहाफ पे केस लड़ रही है, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है इन एक्शन, यानी कि कौन जो है वो इनिशिएट करेगा प्रोसीडिंग्स। तो इसके अंदर टॉर्ट में अगर हम देखें तो इंजर्ड पर्सन इनिशिएट करता है प्रोसीडिंग्स को, और क्राइम के अंदर स्टेट इनिशिएट करती है प्रोसीडिंग्स को ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम। डिसीजन ऑफ कोर्ट्स की बात की जाए तो कोर्ट्स फाइंडिंग्स और जजमेंट से के रेमेडीज प्रोवाइड कर देगी। लेकिन अगर हम क्राइम की बात देखें तो उसमें कन्विक्शन या एक्विटल होगा, या तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा या तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम इंटेंशन की बात करें तो टॉर्ट में इंटेंशन ऐसा सच मैटर नहीं करती, रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें क्राइम की तो क्राइम के अंदर इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रक्स ऑफ द केस अगेंस्ट ऑफ क्राइम, यानी कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मेंजरिया के बारे में सुना होगा कि गिल्टी माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव दैट द अदर वन इज़ गिल्टी, ठीक है। तो इसके अंदर इंटेंशन मैटर्स अ लॉट, एंड इंटेंशन की बेस पे आपको सजा होगी। मतलब इंटेंशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर आपको सजा करानी है। अगर आप उसको प्रूव कर देते हो कि आपकी इंटेंशन वैसी नहीं थी, या आप डिफेंस में जा रहे थे, या आप कुछ और, तो इसके अंदर आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिल सकती है, क्योंकि इंटेंशन मैटर्स अ लॉट टू द क्राइम। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर लेक्चर पसंद आया तो अच्छे रिव्यूज़ देना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।